नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे एमसीक्यू सीरीज में, जिसे हम मॉक टेस्ट के रूप में देखते हैं और रोज प्रतिदिन 50 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो इससे पहले 5 हमारे टेस्ट हो चुके हैं। 5 मॉक टेस्ट में कुल मिलाकर हम 250 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आने वाले कल भी संडे है, कल भी आपकी क्लास होगी, याद रखिएगा। और मंडे से एक नहीं बल्कि 2 यूनिट एक साथ शुरू होंगी, यानी लगभग 2 लेक्चर एक साथ शुरू होंगे। 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट हम पूरे करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरा? अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है? और थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। ऋग्वेद के किस सूक्त में चतुर्वर्णी यानी चारों वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो कौन सा जानकारी है, कौन सा स्रोत है ऋग्वेद में? ऐसा कौन सा मंडल है या कौन सी जानकारी है जहां से हमें, ठीक है, चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त या नदीय सूक्त? तो प्रश्न है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर देना शुरू कीजिए। नमस्कार नेहा जी, नमस्कार अरविंद जी। चलिए, बहुत अच्छे, अभी तो सबने सही आंसर दिया है। वंदना जी, बहुत सही। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न पढ़िए और जवाब देना शुरू कीजिए। अब देखिए, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ऋग्वेद के किस सूक्त में चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ये उल्लेख मिलता है हमें पुरुष सूक्त में, यानी 10वां जो मंडल है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त के रूप में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य की सही व्याख्या करता है? तो कौन से पर्सपेक्टिव में देखना है? तो वर्ण व्यवस्था को आपको किस रूप में देखना है? फंक्शनल अप्रोच के रूप में देखना है, प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में देखना है वर्ण व्यवस्था को। ठीक है, अब कौन सा कथन सही है? यह समाज में प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर सहयोग व पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था थी। यह सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सामाजिक न्याय को सुरक्षित करती थी। ये गुण और कर्म के मनोवैज्ञानिक विभाजन के माध्यम से समाज का स्तरीकरण करती थी। ध्यान से समझिए, वर्ण व्यवस्था के फंक्शनल अप्रोच को देखना है और फंक्शनल अप्रोच के बेसिस पर सही आंसर लगाना है। तो ध्यान से समझिए, चारों ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़िए। यह समाज में प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर सहयोग और पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था थी। ये तो सही बात है। वर्ण व्यवस्था ने सभी के कर्तव्य, सभी के कार्य स्पष्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी। हर व्यक्ति के कर्म निर्धारित थे, तो किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, पारस्परिक निर्भरता थी। यानी ये बात तो सही है। यह सामाजिक गतिशीलता को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने सोशल मोबिलिटी को क्या कर दिया है? रोक दिया है। अगर आपने सामाजिक योग्यता को, महत्व को ही खत्म कर दिया, सोशल मोबिलिटी को ही खत्म कर दिया, तो फिर इसे न्याय कैसे कहेंगे? ये तो गलत हुआ, यानी ये तो नहीं हो सकता। ये गुण और कर्म के मनोवैज्ञानिक विभाजन के माध्यम से समाज का स्तरीकरण करती थी। सही बात है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में गुण और कर्म को प्रधानता थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, लेकिन वैदिक काल में तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी और कर्म के बेसिस पर ही समाज का स्तरीकरण किया गया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारतीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत ऋण और यज्ञ के अंतर संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पंच यज्ञ हैं और त्रियज्ञ हैं। ठीक है, पंच यज्ञ की बात की गई है, 3 ऋणों की बात की गई है। वैसे ऋण भी 5 प्रकार के होते हैं और यज्ञ भी 5 प्रकार के होते हैं। तो यज्ञ का और ऋणों का क्या संबंध है, यह प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पंच महायज्ञों का संपादन अनिवार्य रूप से तृणीय से मुक्ति पाने की संस्थागत सामाजिक क्रिया थी।
तो जो पंच महायज्ञ किए जाते थे उनका पर्पस क्या था? जो 3 प्रकार के ऋण हैं उनसे ऋणों से मुक्ति था। दूसरा, मनुष्य ऋण का उद्देश्य केवल पितरों की आत्मा की शांति था, जिसका संबंध सामाजिक परोपकार से नहीं था। भूत यज्ञ मनुष्य के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बीच नैतिक उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करता था। अब 3 प्रकार के देखिए कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो पहली बात तो ये तो सही बात है कि जो पंच महायज्ञ बनाए गए या रचे गए, उन पंच महायज्ञों का पर्पस क्या था? जो ऋण मुक्ति से, ऋणों से मुक्त होना। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। मनुष्य यज्ञ का उद्देश्य केवल, मैंने पहले भी कहा था, सभी, केवल, कुछ, ठीक है, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो समझ जाइए वो कहीं ना कहीं गलत है। तो मनुष्य यज्ञ का उद्देश्य केवल पितरों की आत्मा की शांति था, सामाजिक परोपकार नहीं, ये गलत है। ठीक है। और भूत यज्ञ मनुष्य के पर्यावरण और इकोसिस्टम के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है, ये तो सही बात है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, लेकिन 2 गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ठीक है, आंसर देते जाइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है एप्लीकेशन का और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा कि कौन से प्रश्न का जवाब आपने दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एमपी सेट में भी आ चुका है और नेट में भी 2017 में आ चुका है। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत से उपनिषद ऐसे हैं जहां पर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, बहुत से ऐसे हैं जहां पर 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, और एक उपनिषद ऐसा है जहां पूरी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है कि हर आश्रम के दायित्व क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, और चारों आश्रमों का गहराई से वर्णन मिलता है। अब देखा जाए तो इन 4 आश्रम लिखे गए हैं, छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, जवालोपनिषद, मुंडको उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो किस उपनिषद में प्रश्न पूछा गया है कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मुंडको उपनिषद को हटा दीजिए, ये तो है ही नहीं। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो छंदोग्य, जवालो और बृहदारण्यक तीनों उपनिषद में हमें किसका उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर इसमें यह शब्द स्पष्ट किया गया प्रश्न में, सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किसमें मिलता है? जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख हो, वो आंसर क्या आएगा? जवालो उपनिषद। क्योंकि छंदोग्य उपनिषद में भी वर्णन है लेकिन स्पष्ट वर्णन नहीं है, पूरी व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, चौथे की केवल झलक मिलती है। लेकिन जवालो उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें पूरी की पूरी आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, इसके स्पष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में संस्कार केवल, अब देखिए फिर से, केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि वे व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया है। ध्यान समझिए क्वेश्चन में, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जो 16 संस्कार हैं, संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि वे व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया है। ये तो सही बात है, संस्कारों के माध्यम से संस्कृति का प्रसार होता है और संस्कार और संस्कृति ही हमारा समाजीकरण का आधार बनती है। संस्कार व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरित करते हैं। भाई समाजीकरण की प्रक्रिया की परिभाषा क्या है? व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को समाजीकरण कहते हैं, और इसमें संस्कारों की बड़ी भूमिका होती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिंदू सामाजिक दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सटीक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है? जो 4 पुरुषार्थ जो है हमारे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या क्या है? ये भौतिक बात को पूरी तरह से खारिज कर केवल परलौकिक जीवन पे बल देता है, ऐसा नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जीवन को संतुलित किया गया है, किसी एक पक्ष को हावी नहीं बनाया गया है। वो ये नहीं कहता कि भौतिक बात को त्याग दो, अर्थ की और काम की बात भी करता है। इसलिए ये कहना कि भौतिक बात को पूरी तरह से खारिज कर केवल, फिर शब्द आ गया, केवल पारलौकिक जीवन पर बल देता है, ये गलत है। दूसरा, ये धर्म के विनियामक नियंत्रण के तहत अर्थ और काम के वैध उपभोग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा, यह समाज में वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना की
मुख्य साधन है। वर्ण व्यवस्था के समय भारत में आज भी भारत जाति आधारित समाज है, वर्ग आधारित समाज कभी था ही नहीं। तो ये वर्ग विहीन राज विहीन कॉन्सेप्ट तो कार्ल मार्क्स का है, वर्ण व्यवस्था का नहीं या पुरुषार्थ का नहीं। यह केवल उच्च वर्णों के लिए आर्थिक संचय का नियमन था, नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष में केवल आर्थिक की अर्थ की ही बात नहीं की गई है, जीवन को संतुलित करने की बात की गई है कि आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है चार पुरुषार्थों में, लेकिन जो आपके दो लक्ष्य हैं, काम और आपके अर्थ, उस काम और अर्थ में आपको किसका अनुसरण करना है? धर्म का अनुसरण करते हुए काम करना है। यानी धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम के माध्यम से वैध तरीके से लाइफ को कंज्यूम करना है। ठीक है, तो ये सही अर्थ है पुरुषार्थ की अवधारणा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किस समाजशास्त्री ने वर्ण व्यवस्था को कार्यात्मक श्रम विभाजन के रूप में व्याख्यात किया है? अब ध्यान समझिएगा, किस विद्वान ने वर्ण व्यवस्था को, ठीक है, कार्यात्मक श्रम विभाजन के रूप में, ठीक है, इसकी व्याख्या की है। यानी वर्ण व्यवस्था को एक पॉजिटिव वे में देखा है और इसे समाज में सामाजिक स्तरीकरण का नहीं बल्कि समाज में श्रम विभाजन का एक माध्यम माना है। जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, पीएच प्रभु और एआर देसाई। याद रखिएगा, जब भी आप आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, यज्ञ, ऋण, पुरुषार्थ, कर्म का सिद्धांत या संस्कार की सिद्धांत इसमें पढ़ते हैं तो दो लोगों के नाम याद कर लीजिए, एक है पीएच प्रभु और एक है डॉक्टर कापड़िया। ये दो लोगों के नाम कई बार आते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये किसने कहा है? पीएच प्रभु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संस्कारों की सामाजिक सांस्कृतिक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात हो रही है संस्कारों की, जो 16 संस्कार हैं। उपनयन संस्कार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था बल्कि यह व्यक्ति के सांस्कृतिक पुनर्जन्म और उच्च सामाजिक परिस्थिति में प्रवेश का सूचक था। अंत्येष्टि संस्कार हिंदू सामाजिक संगठन का अंतिम संस्कार है जो जीवित समाज को मृत्यु की अपरिहार्यता से अनुकूलित करने में मदद करता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को पहले बेसिक तरीके से, ठीक है। संस्कारों की बात हो रही है और दो संस्कारों की बात हो रही है, एक है उपनयन संस्कार और एक है अंत्येष्टि संस्कार। उपनयन संस्कार जिसको हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, जनेऊ का मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है, यानी जब आपको वर्ण में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तो उपनयन संस्कार का मतलब है एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है उपनयन संस्कार, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं इस जन्म में नहीं, आपके जो पुनर्जन्म था, एक प्रकार से कहा जाता है कि नवीन जन्म हुआ है, अब तुम्हारा वर्ण व्यवस्था में प्रवेश होता है। इसी संस्कार के बाद आपके समाज में एक स्थिति तय हो जाती है कि आप किस वर्ण को, किस परंपरा को, किस खानदान को और किस जाति को रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए इसे सोशल स्टेटस के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए शूद्रों में, समाज में, वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, लड़कियों का उपनयन संस्कार नहीं होता, क्योंकि उनके इसी जन्म को ही अभिशाप माना गया है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। आपके ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कहा गया कन्या का जन्म अभिशाप है। जब कन्या का ये जन्म अभिशाप है तो पुनर्जन्म की आवश्यकता ही क्या है, इसलिए लड़कियों का आपके उपनयन संस्कार वर्जित कर दिया गया। इसी प्रकार शूद्रों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, केवल द्विज जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, इन्हीं का ही उपनयन संस्कार हो सकता था। उपनयन संस्कार आपके सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो यह हमारा सबसे जीवन का अंतिम संस्कार है, और यह संस्कार इसलिए होता है, पूरा खानदान इकट्ठा होता है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, यह बताने के लिए कि मृत्यु अंतिम सत्य है, इसको स्वीकार कीजिए, ठीक है, इसको भी भव्य तरीके से स्वागत कीजिए। जैसे 16 संस्कारों में पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, बच्चे का जन्म होता है, पूरे घर में खुशियां होती हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति की विदा हो रही है, उसको भी खुशियों की तरह देखिए, भले आप हंसिए मती, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया गया है, उसे भी एक संस्कार की तरह देखा गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, यानी कुल मिलाकर दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में वर्ण और जाति के उद्भव और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्ण और जाति के बीच का क्या संबंध है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। वर्ण व्यवस्था एक समतावादी और लचीली प्रणाली थी, जबकि जाति व्यवस्था एक बंद, पदानुक्रमिक और जन्म आधारित स्तरीकरण है। ये तो सही बात है, क्योंकि शुरुआत में वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, इसलिए कर्म चेंज करने पर वर्णों को परिवर्तन करना संभव था।
ठीक है, लेकिन जाति में तो परिवर्तन कभी होता ही नहीं है, और जाति की बड़ी परिभाषा भी है कि जो कभी नहीं जाती उसे कहते हैं जाति। दूसरा, लुई डुमोंट के अनुसार वर्ण व्यवस्था पवित्रता और अपवित्रता के बाइनरी विरोध पर टिकी थी। वर्ण व्यवस्था में कुछ कार्य ऐसे थे जो उच्च वर्णों के लिए आरक्षित किए गए, और कुछ ऐसे काम थे जिनको अपवित्र माना गया और वो काम शूद्रों को दे दिए गए। इसलिए वर्ण व्यवस्था पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर टिकी थी, जबकि जाति व्यवस्था किसके आधार पर बनी? आगे जाकर यही पवित्रता अपवित्रता की भावना जाति व्यवस्था का आधार बन गई। ये किसने कहा है? लुईस डुमोंट ने कहा है। यानी देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है अपने आप में। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि वर्ण और जाति के संबंधों को बताने वाला ये दो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, जीएस घुरिये ने घुरिये के जाति और वर्ण के समाजशास्त्री विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था का ही एक ऐतिहासिक और विकृत विस्तार माना है। उन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं में खंडात्मक विभाजन और पदानुक्रम को मुख्य माना, जो वर्णों से ही प्रेरित थी। तो बताइए, क्या ये सही बात है या स्टेटमेंट सही है अपने आप में? तो देखा जाए ये बात तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। अब पहले स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था का ही एक ऐतिहासिक और विकृत स्वरूप माना है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, किसने? जीएस घुरिये के अनुसार। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसमें वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ का विस्तृत समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है? ठीक है, ध्यान समझिएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, के.एम. कापड़िया, पी.एच. प्रभु, इरावती कर्वे, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसमें उन्होंने आश्रम और पुरुषार्थ का विस्तृत समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है? के.एम. कापड़िया, पी.एच. प्रभु, इरावती कर्वे और योगेंद्र सिंह। मैंने पहले भी कहा, इन 2 लोगों के नाम याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पूरे टॉपिक में, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का आता है। अब ये किताब किसकी है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एच. प्रभु हैं। ठीक है, क्लियर है? अब अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। संस्कारों की सामाजिक मानसिक उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमांतोन्नयन संस्कार का उद्देश्य आधुनिक पेरिनेटल साइकोलॉजी की भांति गर्भवती महिला को तनाव मुक्त रखना और होने वाले शिशु के मानसिक स्वास्थ्य का सुरक्षित करना था। समावर्तन संस्कार व्यक्ति के नागरिक समाज में अधिकारों और कर्तव्यों के साथ प्रवेश करने की औपचारिक घोषणा थी। अब 16 संस्कारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे देखिए, पीएससी में इतने कठिन क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन यूजीसी नेट की परीक्षा में जो पुराना सिलेबस था उसमें वहां से क्वेश्चन निकाले हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ के जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी कम से कम, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है, पेपर को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे 2 संस्कारों की बात हो रही है। सीमांतोन्नयन संस्कार क्या होता है? ये वो संस्कार होता है जब गर्भावस्था के दौरान जो वाइफ का हस्बैंड है, जो पति है, वो अपनी वाइफ के बालों को ऊपर उठाता है, ठीक है, और बांध देता है। कपड़े से वाइफ के बालों को बांध दिया जाता है। इस संस्कार को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एहसास कराने की प्रवृत्ति मानी जाती है कि पूरा उस गर्भवती महिला को यह एहसास होता है कि उसको केयर करने वाला कोई है, ठीक है, उसका ध्यान रखने वाला कोई है। ये चीज उसे मानसिक रूप से शांति देती है और उसके बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होता है, इसलिए संस्कार को माना गया है। दूसरा है समावर्तन संस्कार। जब आपकी दीक्षा पूरा आपका पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाती है, ठीक है, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होने वाला होता है, तब सीमांतोन्नयन, तब आपका समावर्तन संस्कार होता है। और समावर्तन संस्कार में इसको दीक्षांत समारोह भी कहते हैं, दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। ये बताता है कि अब आपका ब्रह्मचार्य आश्रम से निकलने का समय आ चुका है, आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है और आप राज्य के, देश के, समाज के एक नागरिक बन चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही आंसर क्या है? ये दोनों ही आंसर अपने आप में सही हैं। तो पढ़ते समय तो बड़ा आसान होता है कि समावर्तन संस्कार क्या है, सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है, लेकिन जब प्रश्न इस तरीके से और लेंथी क्वेश्चन बनते हैं, विस्तृत रूप से आपसे पूछा जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं गलतियां होना शुरू हो जाती हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जनसांख्यिकी और आर्थिक संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आश्रम व्यवस्था किस प्रकार से हमारे समाज में या सोसाइटी में डेमोग्राफिक और इकोनॉमिकल बैलेंस लेके आती है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम समाज की उत्पादकता और भोग प्रवृत्तियों के बीच संतुलन स्थापित करके संसाधनों पर दबाव कम करते थे। गृहस्थ आश्रम पर बाकी तीनों आश्रमों का आर्थिक बोझ होने के कारण यह प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का कारण बना। ध्यान से समझिएगा, यहां पर आश्रम व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण आश्रमों का जिक्र हो रहा है। पहला स्टेटमेंट यह कहता है कि जो वानप्रस्थ आश्रम था, संन्यास आश्रम था, इसने कहीं ना कहीं भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया। क्योंकि जो वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने उपभोग को कम कर देता है, व्यक्ति समाज से अपने आप को कट जाता है प्रकार से, और कहीं ना कहीं उत्पादक और भोग प्रवृत्ति के बीच में संतुलन बना रहता है, क्योंकि संसाधन रिसोर्सेस हैं। अब परिवार के पास जमीन सीमित है, ऐसे में अगर 1 2 3 साल 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहेंगी तो खर्चा बढ़ेगा। तो भाई क्या होता था, वानप्रस्थ आश्रम हुआ, संन्यास आश्रम हुआ, तो घर के जो बुजुर्ग हैं वो चले जाते थे। तो जो लिमिटेड इनकम है, ठीक है, और कहीं ना कहीं संसाधन है, उसको आने वाली पीढ़ी के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं पहली बात तो सही है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में इस तरीके से बढ़ावा तो दिया। दूसरा कहता है कि गृहस्थ आश्रम बाकी तीनों आश्रम का आर्थिक बोझ होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का कारण बना। ये तो सही बात है कि गृहस्थ आश्रम पे ज्यादा बोझ होता है। गृहस्थ आश्रम में आपको सारे यज्ञ करने हैं, आपको सारे ऋणों से मुक्त होना है। ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम पे डिपेंडेंट है। तो ये तो सही बात है, लेकिन ये कहना गलत है कि ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का कारण बना, ये नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, केवल 1। संस्कारों के अंतर्गत उपनयन संस्कार का मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पेपर हुआ सेट का, और यूजीसी नेट में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आज से 12 साल पहले। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है टॉपिक। देखिए क्वेश्चन इस टॉपिक से ज्यादातर लोग क्या मान के चलते हैं कि यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, लेकिन कम से कम इस लेवल के क्वेश्चन करके जाइए, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता था पहले सोशियोलॉजी का 2011 से पहले, अगर वो क्वेश्चन आकर आपके पास है तो उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे तो इस टॉपिक पे कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। संस्कारों के अंतर्गत उपनयन संस्कार का मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य क्या था। विवाह की अनुमति देना, विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास जाना, संन्यास की दीक्षा लेना, कृषि कार्य प्रारंभ करना। तो कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए कोई आश्रम नहीं है, कोई संस्कार नहीं होता। विवाह की अनुमति देना, इसके लिए कोई संस्कार नहीं है, सीधा आपका संस्कार होता है, आपको मालूम विवाह संस्कार होता है समावर्तन के बाद। ठीक है, वेदारंभ के लिए गुरु के पास जाना, ये उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार में बेसिक डिफरेंस है। वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार में क्या होता है, एक सारे विद्यावारंभ संस्कार होता है। विद्यारंभ संस्कार में आपके पास सामान्य अक्षर ज्ञान सीखते हैं, लेकिन उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है, वेदों का अध्ययन प्रारंभ होता है। आप गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में जाकर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ण का बच्चा है वो 8 साल की उम्र में, क्षत्रिय का बच्चा 10 साल की उम्र में, और वैश्य वर्ण का बच्चा 12 साल की उम्र में उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है। इसी संस्कार के बाद क्या होता है, वेदा अध्ययन प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किस आधार पर किया था, जिसे उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में विस्तृत रूप से लिखा है। महात्मा गांधी की इस बात को लेकर आलोचना होती है कि जहां अधिकांश समाज शास्त्रियों ने या अधिकांश समाज सुधारकों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, गुणों पे आधारित थी, उसका समर्थन किया है महात्मा गांधी ने। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित हो गई, इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, तो उनका मानना क्या था, उनका नैरेटिव क्या है। वे इसके जन्मजात और कठोर जातिवादी स्वरूप को सही मानते थे, नहीं। वे वर्ण को आनुवांशिक कर्तव्य और अहिंसक सम्राज्य का आदर्श मानते थे। वे वर्ण व्यवस्था को केवल क्षत्रियों के शासन का साधन मानते थे। वे वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे, नहीं। वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। क्यों समर्थक हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिना किसी हिंसा के अहिंसक तरीके से समाज में श्रम विभाजन को बढ़ावा देती है,
गुणों और योग्यता की बात करती है, लेकिन कौन सी? वैदिक कालीन, ना कि उत्तर वैदिक कालीन। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो भाई भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या माना गया है? जन्म और जाति, गुण और कर्म, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्ण व्यवस्था का आधार किसको माना है? गुणों और कर्म को माना है, ना कि जन्म या जाति को। क्वेश्चन नंबर 17, गृहस्थ आश्रम को सभी अन्य आश्रमों से में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माना जाता है, कारण अन्य सभी आश्रमों के सदस्यों का भरण पोषण गृहस्थ आश्रम द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो सही बात है भाई। ब्रह्मचार आश्रम में आप दीक्षा मांगने जाओगे, भिक्षा मांगने, तो किसके घर जाओगे? घर में ही जाओगे ना किसी के, यानी गृहस्थ आश्रम के दम पर ही ब्रह्मचार आश्रम चलेगा। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम में जब प्रवेश कर जाओगे तब भी आपको भिक्षा मांग के खाना खाना है गांव में, तब भी आपको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। संन्यास आश्रम में जब ले लेते हो तो संन्यास आश्रम में भी आप गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही भरण पोषण आपका होगा। यानी देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम सबसे बेस है, बाकी तीनों आश्रम की जो नींव है उसी गृहस्थ आश्रम पर टिकी हुई है। इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत अनुलोम विवाह से क्या तात्पर्य है? भाई संस्कार है, एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार, और हमारा जीवन का 15वां संस्कार है। 16 संस्कारों में 15वां संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार, और 16वां तो अंत्येष्टि है, अंतिम संस्कार कहते हैं। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत अनुलोम विवाह क्या होते हैं? 2 प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? क्योंकि जब समाज वर्णों में बटा हुआ था वैदिक काल में, तो जो उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की का विवाह होता था, इसे कहते थे अनुलोम विवाह। लेकिन अगर उच्च वर्ण की लड़की है और निम्न वर्ण का लड़का है तो उसे कहेंगे प्रतिलोम विवाह। तो बात हो रही है अनुलोम विवाह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की लड़की से जो विवाह होता था, इसी को कहा जाता था अनुलोम विवाह। पंच महायज्ञ के अंतर्गत भूत यज्ञ का अंतर्निहित समाजशास्त्रीय और पारिस्थितिकी विज्ञान संबंधी महत्व क्या है? केवल पितरों का संतुष्ट करना, समस्त जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति, देवताओं को स्तुति करना, वेदों का पाठ करना। तो पंच महायज्ञ में भूत यज्ञ का पर्पस क्या है? समस्त जीवों के प्रति सहानुभूति और त्याग की भावना पैदा करना। ठीक है, ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त करने का विहित मार्ग क्या माना गया है? 3 प्रकार के मुख्य ऋण होते हैं, वैसे तो 5 ऋण होते हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण ऋण हैं, ऋषि ऋण, ठीक है, देव ऋण और पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण से मुक्ति का साधन क्या है? ठीक है, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में आप प्रवेश करते हैं तो आपको वेदों का अध्ययन कराया जाता है, और आपसे हमेशा उम्मीद की जाती है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर भी प्रतिदिन नियमित तौर पर वेदों का अध्ययन करेंगे और जीवन पर्यंत वेदों के अध्ययन में लीन रहेंगे और इसी ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान का संरक्षण करना और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाना, यही है ऋषि ऋण का पर्पस। यानी ऋषि ऋण का मतलब क्या है? ठीक है, संतानोत्पत्ति करना तो आपके पितृ ऋण का भुगतान होता है। यज्ञ और दान करने से देव ऋण की अनुभूति होती है, देव ऋण की पूर्ति होती है। ठीक है, लेकिन वेदों का अध्ययन करने से अपने ऋषि का ऋण चुकाते हैं। तो ऋषि ऋण का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने फीस सबमिट कर दी या आपने गोदान कर दिया या आपने कोई दान दक्षिणा कर दी अपने ऋषि को, नहीं। ऋषि ऋण का पर्पस है कि जो ज्ञान ऋषि ने आपको दिया है उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को सौंपना। ठीक है, इसके लिए जरूरी है लगातार अध्ययन करते रहना। अगला क्वेश्चन, संस्कारों के वर्गीकरण में गर्भाधान, पुष्पवन और सीमांतोन्नयन संस्कार किस श्रेणी के संस्कार हैं? शैशव संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार, शैक्षणिक संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। तो 16 संस्कारों को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमारे जन्म से पहले ही शुरू हो चुके होते हैं। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, इस युग में पैदा होते हैं, इस काल में पैदा होते हैं, उससे पहले ही कुछ संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार है, पुष्पवन संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार है। ये हमारे 16 संस्कार हैं, लेकिन हमारे माता के गर्भ से बाहर आने के बाद से ही पहले ये शुरू हो चुके हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इन्हें जन्म पूर्व संस्कार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पहले तो नहीं है को पढ़ा कीजिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञानांजन अनुशासन, गृहस्थ आश्रम धर्म अर्थ काम की साधना,
वानप्रस्थ आश्रम ईश्वर की भक्ति, समाज को परामर्श। संन्यास आश्रम भौतिक संपत्ति का संचय। कौन सा गलत है? संन्यास आश्रम। यहां पर तो आप सब कुछ क्या कर देते हैं? परित्याग कर देते हैं, सन्यासी हो चुके हैं, तो आप भौतिक संपत्ति का संचय क्यों करेंगे? भौतिक संपत्ति का संचय गृहस्थ आश्रम में होता है, संन्यास आश्रम में सब कुछ त्याग की बात होती है, इसलिए ये गलत है। इरावती कर्वे ने अपनी किस पुस्तक में भारतीय सामाजिक संरचना में पुरुषार्थ और नातीदारी के संबंधों पर चर्चा की है? ठीक है, इरावती कर्वे भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री का दर्जा प्राप्त है इरावती कर्वे को। ठीक है, और इनकी बड़ी फेमस किताब है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, संस्कारों के अंतर्गत चूड़ाक्रम संस्कार शिशु के जन्म के किस वर्ष में किए जाने का विधान शास्त्रों में मुख्य रूप से वर्णित किया गया है? तो किस वर्ष में चूड़ाक्रम संस्कार होना चाहिए? प्रथम या तृतीय वर्ष में, 10वें वर्ष में, 16वें वर्ष में, या विवाह के तुरंत बाद? क्लियर? तो ध्यान समझिएगा, चूड़ाक्रम संस्कार कब होता है? या तो बच्चा 1 साल का हो जाए या फिर बच्चा 3 साल का हो जाए, प्रथम या 3 वर्ष की आयु में होता है। वर्ण व्यवस्था के उद्भव के गुण सिद्धांत का विस्तृत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? अभी हमने देखा था भगवत गीता में क्या माना गया है? वर्ण व्यवस्था का आधार किसको माना है? गुण और कर्म को माना है। इसीलिए गुण सिद्धांत कहां मिलता है हमें? भगवत गीता में मिलता है। अगला क्वेश्चन, पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था में क्या अनिवार्य माना गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिए। कुछ क्वेश्चन कठिन भी आते हैं इस टॉपिक से और कभी कभी बहुत सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था में क्या अनिवार्य माना गया है? दान पुण्य करना, विवाह करके धर्म सम्मत संतान की उत्पत्ति करना, संन्यास ग्रहण करना, गुरु की सेवा करना। क्लियर? तो यहां बात आ रही है किसकी? पितृ ऋण की। और पितृ ऋण का मतलब क्या है? आने वाली पीढ़ी को पैदा करना, यानी संतानोत्पत्ति करके ही आप अपने पितरों का ऋण चुका सकते हैं, या क्योंकि आपने समाज को आगे बढ़ाया है, समाज की निरंतरता को बनाए रखा है, जिसमें महत्वपूर्ण है आपके बेटे का जन्म, पुत्र जन्म की प्राप्ति। इसलिए पुत्र जो प्राप्ति वाला फोकस है भारत में कि लड़का तो होना ही चाहिए। क्यों? नहीं तो हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा, हम पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी कॉन्सेप्ट के चलते भारत में बड़े पैमाने पर लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिला, इसी के चलते बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला, इसी के चलते शिशु बालिका हत्या की गई। क्यों? क्योंकि इस ऋण को चुकाना है तो लड़के का जन्म तो अनिवार्य है। पुराने समय में देखिए बहुत से लोगों ने 2 से 3 शादियां करते थे लड़के के लिए। क्लियर? तो ये पितृ ऋण जो है वो इसी के माध्यम से पूरा हो सकता है। संस्कारों की योजना में केशांत या गोदान संस्कार का संपादन विद्यार्थी जीवन में किस आयु या अवसर पर किया जाता है? ठीक है, तो चूड़ाक्रम संस्कार के बाद पहली बार क्या होता है? फिर केश काटे जाते हैं, इसे केशांत कहते हैं या फिर गोदान संस्कार भी कहते हैं। ये कब होता है? गुरुकुल में प्रवेश के समय, समावर्तन के ठीक पहले, विवाह के समय, जन्म के समय। याद रखिएगा, केशांत का संस्कार कब होता है? समावर्तन संस्कार मतलब दीक्षा समारोह है, विद्या समाप्त हो चुकी है, तो विद्या समाप्ति और समावर्तन संस्कार से पहले क्या होगा? केशांत संस्कार होगा। ठीक है, पहली बार दाढ़ी मूछ काटे जाएंगी, पहली बार बाल काटे जाएंगे फिर से। ठीक है, मुंडन नहीं होगा, बाल काटे जाएंगे, दाढ़ी मूछ के बाल काटे जाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं? याद रखिए, ये समावर्तन के ठीक पहले होता है, क्योंकि समावर्तन दीक्षांत समारोह है। केशांत संस्कार के बाद नदी में स्नान कराया जाता है, इसलिए वहां से शब्द निकला स्नातक। ठीक है, फिर दीक्षा समावर्तन संस्कार होता है और फिर आप कहां प्रवेश करते हैं? आपका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाता है। तो यहां पे गोदान संस्कार या केशांत संस्कार कब होता है? समावर्तन संस्कार से पहले होता है। पुरुषार्थ सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों या सामाजिक दायित्वों के बीच एक समन्वय स्थापित करता है। मोक्ष की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति धर्मानुसार अर्थ या काम का उपभोग नहीं कर लेता। ध्यान समझिएगा, पुरुषार्थ सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों और सामाजिक दायित्वों के बीच एक समन्वय स्थापित करता है। ये तो सही बात है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो जीवन को बैलेंस करना सिखाते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति धर्मानुसार अर्थ या काम का उपभोग नहीं कर लेता। ठीक है, अब ये देखा जाए तो पुरुषार्थ की बात करें तो सही माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आपने तीनों मोक्ष, जो तीनों पुरुषार्थ हैं, इनकी प्राप्ति कर ली हो, धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति कर ली हो। लेकिन ये पुरुषार्थ की अवधारणा के हिसाब से सही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा क्या रहे, ब्रह्मचार्य को पालन किया और ब्रह्मचार्य से सीधा मोक्ष की प्राप्ति गए हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट भी ये कहता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति धर्मानुसार अर्थ या काम का उपभोग ना कर ले, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में सन्यासियों को कभी मोक्ष मिलेगा ही नहीं। उन्हें तो कभी परिवार नहीं बसाया, उन्हें कोई रति सुख प्राप्त नहीं किया, उन्हें तो कोई पैसा नहीं कमाया। इसलिए यह कहना कि मोक्ष तभी मिलेगा जब आपने अर्थ और मोक्ष काम की पूर्ति कर ली हो, यह गलत है अपने आप में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। हिंदू विवाह के 8 प्रकारों में से किन विवाह को धर्म सम्मत या प्रशस्त विवाह कहा गया है? तो अप्रूवल और नॉन अप्रूवल यानी प्रशस्त और अप्रशस्त विवाह होते हैं। हिंदू धर्म में कुल मिला के 8 विवाह हैं, जिसमें 4 को प्रशस्त और बाकी 4 को अप्रशस्त कहा गया है। प्रशस्त विवाह वो होते हैं जो धर्मानुसार होते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनको वैधता दी गई है। बाकी 4 प्रकार के विवाह होते हैं जिन्हें वैधता प्राप्त नहीं होती है। तो पहला है ब्रह्मदेव आर्ष प्रजाति, असुर गंधर्व राक्षस पेशाच, ब्रह्म गंधर्व आर्ष राक्षस, देव आर्ष प्रजापत्य और आसुर। तो याद रखिए, शुरू के जो 4 विवाह हैं, ब्रह्म देव आर्ष और प्रजापत्य, इन्हीं 4 विवाहों को क्या माना गया है? प्रजापत्य या प्रशस्त विवाह माना गया है, यानी अप्रूवल मैरिज माना गया है। इन 4 में से भी अगर सबसे अच्छा पूछा जाए, सर्वोत्तम माना पूछा जाए, तो सर्वोत्तम होता है ब्रह्म विवाह। ठीक है। किस विद्वान का मत है कि आश्रम व्यवस्था सामाजिक अमरता और मानसिक शांति प्राप्त करने की एक सोपानिक प्रणाली है? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। किस विद्वान का मत है कि आश्रम व्यवस्था सामाजिक अमरता और मानसिक शांति प्राप्त करने की एक सोपानिक प्रणाली है? ठीक है। एम एस श्रीनिवास, रेडक्लिफ ब्राउन, पीएच प्रभु, लुइस डिमोंड। रेडक्लिफ ब्राउन संरचनावादी हैं, वो क्यों भारत की सामाजिक व्यवस्था पे कुछ बोलेंगे? तो ये तो हो नहीं सकता। लुई डिमोंड ने जाति व्यवस्था पे बहुत कुछ कहा है, आश्रम व्यवस्था पे नहीं कहा है। बचे एम एस श्रीनिवास और बचे पीएच प्रभु। तो मैंने पहले भी कहा, कापड़िया है और पीएच प्रभु, इन 2 का नाम याद कर लीजिए। सही आंसर क्या है? पीएच प्रभु। शूद्र वर्ण का मुख्य कार्य तीनों वर्णों की सेवा बताया था। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को सरण करता था? वर्ग संघर्ष को, प्रक्रियात्मक अनुष्ठाता को, राजनीतिक प्रभुत्व को, धार्मिक स्वतंत्रता को। तो सही आंसर क्या होगा? प्रक्रियात्मक अनुष्ठाता को। यानी इसके माध्यम से क्या था? हर व्यक्ति को तीनों धर्म वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का कर्तव्य माना गया, ताकि हर वर्णों की अपनी अपनी सेवा हो सके, हर वर्ण अपने अपने कर्तव्यों में निर्वाहित रह सके, हर व्यक्ति वर्ण को मालूम है कि मुझे कौन सा काम करना है, ताकि जो बाकी कार्य हैं वो शूद्रों को सौंप दिए गए। यानी देखा जाए तो समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शूद्र निभा रहे थे, ताकि बाकी के 3 वर्ण अपने काम में तत्पर रहें, बाकी तीनों वर्ण अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहें। ठीक है। तो एक प्रकार से प्रक्रियात्मक विभाजन था अपने आप से। समावर्तन संस्कार का आधुनिक संदर्भ में समकक्ष क्या माना जा सकता है? समावर्तन संस्कार का मतलब क्या है? कि आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है, ब्रह्मचार्य आश्रम से निकलने का समय आ चुका है, यानी आपकी एजुकेशन अब पूरी हो चुकी है। तो वर्तमान में हम कहते हैं ना कि कोई कन्वोकेशन होता है, या हम कहते हैं दीक्षांत होता है। तो दीक्षांत समारोह का मतलब क्या है? भाई आपकी अब दीक्षा सब हो चुकी, शिक्षा दीक्षा अब खत्म, अब आप जीवन के व्यवहारिक जीवन में जाइए, प्रवेश कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ जिए, नौकरी कीजिए, एजुकेशन का दौर अब खत्म हो चुका है। ठीक है, हर जगह यूपीएससी की तरह नहीं होता है कि भाई लोग बैठे हुए हैं 31 साल 32 साल 35 साल तक तैयारी कर रहे हैं। तो दीक्षा कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मचर्य में भी माना गया कि भाई अब इतनी उम्र हो गई, निकलो आगे बढ़ो, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय मनुस्मृति के अनुसार व्यक्ति को अपने साथ किसे ले जाने की अनुमति थी, या वे अकेला जाता था? वे केवल अपने धन को साथ ले जा सकता था? नहीं, वानप्रस्थ में क्या करेगा, जंगल में पैसे की क्या वैल्यू। वे पूर्णतः अकेला जाएगा या किसी को साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी? वे अपनी पत्नी को साथ ले जा सकता था या उसे बेटों के संरक्षण में छोड़ सकता था? वे अपने पूरे परिवार को वन ले जा सकता था? अगर पूरे परिवार को वन ही ले गया तो वानप्रस्थ का फायदा ही क्या रहा? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगर वो चाहे तो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन अगर चाहे तो वे लड़कों के संरक्षण में अपनी मां को या अपनी पत्नी को छोड़ सकता था। यह विकल्प होता था वानप्रस्थ आश्रम में। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो द्विज के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो शुरू के 3 वर्ण हैं, इन्हें द्विज कहा जाता है। शूद्र को द्विज में शामिल नहीं माना गया है। अब ध्यान से समझिए, 4 आश्रम हैं और चारों आश्रम के 4 महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं या उद्देश्य हैं। पुष्पवंश संस्कार,
ठीक है, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात क्रम संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। तो सीमांतोन्नयन संस्कार तो अभी आपने देखा था, जिसमें क्या होता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास सुरक्षा के लिए पति द्वारा पत्नी के बाल संवारना, उसे प्रसन्न रखना, इसे कहते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। यानी बी का क्या हो गया, बी का हो गया 1। शिशु के 6वें मास में पहली बार अनाज या ठोस भोजन का उत्सव, यानी ये हो गया अन्नप्राशन संस्कार, यानी डी का 2। पुत्र प्राप्ति या स्वस्थ शिशु की कामना हेतु गर्भावस्था के 3रे माह में किया जाने वाला अनुष्ठान क्या कहलाता है, पुष्पबंध संस्कार कहलाता है। यानी ए का हो गया 3, ठीक है, और सी का हो गया 4, यानी जात क्रम संस्कार, शिशु के जन्म के समय नाल छेदन से पूर्व पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देना और शहद और घी चटाना। तो ये 4 संस्कार हैं। सही आंसर क्या होगा, 3142, ठीक है 3142। किसने कहा कि पुरुषार्थ मानव स्वभाव के 4 प्रमुख झुकाव हैं जो उसकी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति को संतुलित करते हैं? अब ये विचार किसका है पुरुषार्थ के संदर्भ में? तो पुरुषार्थ क्या है, चारों पुरुषार्थ के कर्तव्य क्या है, ये तो आपने रट्टा मान लिया। कभी कभी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो जब हम किसी टॉपिक से, पर्टिकुलर किसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई सारी नई नई चीजें हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है के.एल. कापड़िया का। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बीच मुख्य अंतर क्या है? वानप्रस्थ में व्यक्ति वन में रहता है और परिवार से संपर्क रख सकता है, जबकि संन्यास में पूर्णतः वैराग्य और सामाजिक संबंधों का पूर्ण त्याग होता है। वानप्रस्थ में धन संचय किया जा सकता है, संन्यास में नहीं। वानप्रस्थ केवल क्षत्रियों के लिए था, संन्यास सबके लिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वानप्रस्थ में क्या था, व्यक्ति वन में रहता था लेकिन परिवार के संपर्क में भी रहता था। लेकिन संन्यास में व्यक्ति क्या होता है, परिवार से वैराग्य धारण कर लेता है, उसे परिवार से, सामाजिक संबंधों से, परिवार से कोई मतलब नहीं रह जाता। यही है वानप्रस्थ और संन्यास का पूर्ण अंतर। संन्यास आश्रम ग्रहण करने से पूर्व व्यक्ति को कौन सा विशेष यज्ञ करना पड़ता था जिसमें वह अपनी समस्त सांसारिक संपत्तियों को दान कर देता था? तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पहले कौन सा यज्ञ किया जाता था? कंपलसरी नहीं था, लेकिन अगर आप सबको दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो इस प्रकार का यज्ञ कर सकते थे। ठीक है, तो यज्ञ का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रजापति यज्ञ या सर्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ या राजसूय यज्ञ? कौन सा यज्ञ था जो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पहले किया जाता था? ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो संन्यास आश्रम तो पढ़ लिया आपने, लेकिन यज्ञ को जोड़कर प्रश्न पूछा गया है कि यह कौन सा यज्ञ होता था। तो सही है क्या आंसर क्या आएगा, प्रजापति यज्ञ या सर्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ ब्रह्म यज्ञ का स्वरूप है? अग्नि में आहुति देना, स्वाध्याय यानी वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, अतिथियों का भोजन कराना और तर्पण करना। ठीक है, तो कौन सा यज्ञ है जो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है? और ब्रह्म यज्ञ का मतलब है वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, इसे कहा जाता है ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, इसी ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से आपके ऋषि ऋण की मुक्ति होती है। विवाह संस्कार के संदर्भ में प्रतिलोम विवाह को समाज शास्त्र में क्या कहा गया है? अभी बात आई थी अनुलोम विवाह, यानी जब उच्च वर्ण का लड़का हो, निम्न वर्ण की लड़की हो। लेकिन जब उच्च वर्ण की लड़की हो, निम्न वर्ण का लड़का हो, तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। और इस प्रकार के विवाह को कहा गया है अधोगामी विवाह। ठीक है, क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाली संतान का दर्जा नीचा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उच्च वर्ण का लड़का पुरुष है, ठीक है, उच्च वर्ण, तो लड़का कौन है, उच्च वर्ण का है। ठीक है, और लड़की जो है वो कहां से है, वो निम्न वर्ण से है। लड़की निम्न वर्ण की है। इनके बीच जो मैरिज होगी इसे कहा जाएगा अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह कहा जाएगा। लेकिन जो संतान पैदा होगी वो तो पिता के वर्ण से आएगी ना, यानी उच्च वर्ण की मानी जाएगी इनकी संतान, क्योंकि पिता से संतान तय होती है। पितृ सत्तात्मक समाज है भारत का समाज, तो संतान कौन से वर्ण की कहलाएगी, उच्च वर्ण की। लेकिन अगर उच्च वर्ण की लड़की है और लड़का निम्न वर्ण से आता है, तो यह विवाह क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे प्रतिलोम विवाह। और जो संतान पैदा होगी वो तो क्या होगी, वो निम्न वर्ण की मानी जाएगी। यानी क्या हो गया, सामाजिक दायरा या स्थिति नीचे गिर गई, यानी इसे कहते हैं अधोगामी विवाह। क्लियर?
अगला क्वेश्चन, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने हिंदू संस्कारों विवाह के प्रकारात्मक पक्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है? पूरा क्वेश्चन जरूरत ही नहीं पढ़ने की, किताब का नाम मालूम होना चाहिए। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बड़ी फेमस किताबों में से एक है, के.एम. कापड़िया की परिभाषा है। जब भी आप हिंदू परिवार या हिंदू विवाह पढ़ते हैं तो के.एम. कापड़िया और पी.एच. प्रभु, इन्हीं का नाम सबसे ज्यादा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता के अनुसार सर्वधर्म यानी प्रत्येक वर्ण का अपना कर्तव्य का पालन करना क्यों आवश्यक माना गया है, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो? कहा गया ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो हर व्यक्ति अपने वर्ण का कर्तव्य को क्यों निर्वहन करे? क्योंकि इससे समाज में राजा का नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि सर्वधर्म का पालन सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता लाता है, क्योंकि इससे अत्यधिक धन लाभ होता है, क्योंकि ये जाति का श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। ठीक है, तो सही तरीका देखा जाए तो भगवत गीता के हिसाब से हर व्यक्ति को अपने वर्ण का कर्तव्य का पालन क्यों करना है? ताकि समाज में क्या बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। यानी देखा जाए तो पार्सन का सामाजिक व्यवस्था का मॉडल है ये। और जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के जो 4 कर्तव्य हैं वो एगिल मॉडल है, AGIL। जब तक एगिल मॉडल अपना काम करता रहेगा, व्यवस्था बनी रहेगी, समाज में स्थायित्व बना रहेगा। वर्ण और जाति में मुख्य सामाजिक अंतर क्या है, समाजशास्त्रीय अंतर क्या है वर्ण और जाति में? वर्ण लचीला और गुण कर्म पर आधारित होता है, जबकि जाति वर्ण और जन्म पर आधारित होती है। वर्ण केवल 3 हैं, गलत, वर्ण तो 4 होते हैं, जातियां हजारों हैं। वर्ण आधुनिक व्यवस्था है, जाति प्राचीन व्यवस्था है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या गलती होनी है? ठीक है। संस्कारों के अंतर्गत विद्या आरंभ और उपनयन संस्कार के मध्य मूल अंतर क्या है? विद्या आरंभ में अक्षर ज्ञान कराया जाता है, जबकि उपनयन में वेदारंभ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। विद्या आरंभ केवल शूद्रों के लिए था, उपनयन संस्कार लड़कियों के लिए वर्जित नहीं था। दोनों एक ही संस्कार के 2 नाम हैं, दोनों एक ही संस्कार के 2 नाम नहीं हैं। पहली बात तो ये, लड़कियों के लिए उपनयन संस्कार नहीं होता है और विद्यारंभ केवल शूद्रों के लिए था, यह भी गलत है। विद्यारंभ में केवल अक्षर ज्ञान होता है, लेकिन उपनयन संस्कार में क्या होगा? उपनयन संस्कार का आयोजन होगा, यज्ञोपवीत धारण होगा, जनेऊ पहनाया जाएगा और बच्चे का फिर आपके गुरुकुल में प्रवेश होगा और वेदों का अध्ययन प्रारंभ होगा। यह होता है उपनयन संस्कार। त्रिणय तेरह की अवधारणा हिंदू सामाजिक जीवन के किस आश्रम में मुख्य रूप से संबंधित है, जहां इन्हें चुकाने का अवसर मिलता है? 3 प्रकार के ऋण हैं, जिसे ऋण त्रय कहा जाता है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। और तीनों ऋणों का भुगतान कहां होगा? तीनों ऋणों का भुगतान होगा गृहस्थ आश्रम में। तभी तो गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ आश्रम माना गया है, क्योंकि इसी आश्रम में रहते हुए आप पंच महायज्ञ करते हैं, तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त होते हैं और बाकी 3 आश्रम भी इसी गृहस्थ आश्रम पर टिके हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान या लेखक पुरुषार्थ को मानव और समाज के बीच पारस्परिक विनिमय का एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक संविदा मानते हैं? ठीक है, कौन से विद्वान या लेखक पुरुषार्थ को मानव और समाज के बीच पारस्परिक विनिमय का माध्यम मानते हैं? GS घुरिये, MS श्रीनिवास, ठीक है, PH प्रभु या SC दुबे? ज्यादा मेरे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी ये आ चुका है एग्जाम में, अभी हमने इससे पहले देखा भी था। 7वां या 8वें नंबर का क्वेश्चन यही प्रश्न था। भाषा शैली थोड़ी अलग थी, लेकिन प्रश्न का सार यही था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अत्यधिक जटिल और खर्चीले और पुरोहित केंद्रित हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप ही 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलनों का उदय प्रारंभ हुआ। अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा है और 6वीं ईसा पूर्व में यानी 600 BC में, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले जो भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उस समय, ठीक है, उस समय जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई हम कहते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये पढ़ते हैं कि ब्राह्मणवाद के विरोध में ये दोनों धर्म उभरकर सामने आए, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में या कहीं ना कहीं सनातन परंपरा में बड़े पैमाने पर यज्ञ और कहीं ना कहीं कर्म कांड और बलि ये सब चीजें ज्यादा होती आ रही थी, तो रूढ़िवादी होता जा रहा था। क्योंकि भारत सनातन धर्म दार्शनिक धर्म है, वो रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन कारण क्या था? यज्ञ और कर्म कांड की ज्यादा मात्रा बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये 2 नए धर्म उभर कर सामने आए। तो ये सही बात है अपने आप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। थोड़ा सा प्राचीन इतिहास अगर आपने पढ़ा है BA में, तो आपको कम से कम इसकी बेसिक जानकारी तो होगी कि ब्राह्मण और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारणों में इस लाइन को हमेशा पढ़ा जाता है। संस्कारों की कुल संख्या के विषय में किस गृह सूत्र में सबसे पहले 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है?
जिसे बाद में सीमित कर दिया गया। ठीक है, तो भाई आशुलायन गृह सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, आपके पारस्कर गृह सूत्र या मानव गृह सूत्र। तो पहले हम या शुरुआत में हमें 40 जो संस्कार है इसका उल्लेख मिलता है, किसमें? गौतम धर्म सूत्र में। इसमें 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। आगे जाकर इन सभी संस्कारों को क्या किया गया? ठीक है, सीमित करके 16 संस्कारों में बांट दिया गया। वैश्य वर्ण का समाजशास्त्रीय आर्थिक प्रकार्य पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में क्या निर्धारित किया गया था? वैश्य वर्ण का कर्तव्य क्या था? वैश्य वर्ण का क्या कर्तव्य? रक्षा प्रशासन करना, ये आपके क्षत्रिय वर्ण का काम है। अध्ययन अध्यापन करना, ये ब्राह्मण वर्ण का काम है। कृषि पशुपालन वाणिज्य व्यापार करना या केवल शारीरिक श्रम करना, तो केवल शारीरिक श्रम शूद्र वर्ण का काम था। कृषि और व्यापार वाणिज्य करना ये वैश्य वर्ण का मुख्य कर्तव्य माना गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यता का मूल वेदों में कोई वैधानिक या धार्मिक आधार नहीं था। वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का जो मूल है, वेदों में कोई वैधानिक या धार्मिक आधार नहीं था। ये सही बात है, वेदों में हमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता अस्पृश्यता का, छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का, क्योंकि ऋग्वेद के समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, गुणों पर आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित। इसलिए अस्पृश्यता का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, यानी कथन सही है। कारण उत्तर वैदिक काल और स्मृति काल में जाति व्यवस्था के कठोर होने और व्यावसायिक अपवित्रता के कारण अस्पृश्यता का उदय हुआ है। तो भारत में जो अनटचेबिलिटी है वो वर्ण व्यवस्था से पैदा नहीं हुई है, वो जाति व्यवस्था से पैदा हुई है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये टॉपिक बड़ा सिंपल था, इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और जितने कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं वो ज्यादातर वो संस्कार वाले टॉपिक से बनते हैं, आश्रम व्यवस्था से पूछे जाते हैं, पुरुषार्थ से पूछे जाते हैं। ऋणों से ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यज्ञों से ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इन 5-6 टॉपिक को साथ में मिलाकर पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ संस्कार में यज्ञ वाला टॉपिक भी आ जाता है, ठीक है, पुरुषार्थ में यज्ञ शामिल हो जाते हैं, तो आपस में एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं। इसलिए हमें, जैसे अभी आपने प्रश्न पढ़ा कि संस्कार संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पहले कौन सा यज्ञ होता था, यानी आश्रम व्यवस्था और यज्ञ दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। इस दृष्टिकोण से एक साथ मिलाकर चीजों को पढ़िएगा। तो काफी सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन प्रश्न अच्छे खासे आ सकते हैं, और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सोशियोलॉजी में। और इस बार पहली बार माइनस मार्किंग शुरू हुई है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर पढ़िएगा। पूरे के पूरे 10 की 10 इकाइयों को अच्छे से नोट्स बनाकर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है लेकिन अभी भी नोट्स नहीं बना पाए हैं, क्योंकि एक रिवाइज टाइम टेबल जारी हो चुका है, एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है, आपका 2 अगस्त को पेपर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो घर पे पहुंचा दी जाएंगे, ठीक है, आपके नोट्स अगर आप घर पे लेना चाहते हैं, जिसमें केवल सोशियोलॉजी के 10 की 10 यूनिट हैं। लेकिन जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये वही कंटेंट है जो पीडीएफ में एप्लीकेशन पे अपलोड किया गया है। तो जो पूरी का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है एप्लीकेशन पर पीडीएफ में, जो डाउनलोड नहीं होता है, जो स्क्रीन शेयर नहीं होता है, स्क्रीनशॉट नहीं होता है, जिसको आप प्रिंटेबल नहीं कर सकते हैं, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर या टैबलेट में या मोबाइल में। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में चाहते हैं तो फिर आप, ठीक है, 2000 रुपीज का पेमेंट करके इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिखने की सक्षम है और लिख सकते हैं, और जिन लोगों ने जनवरी में बैच ज्वाइन किया था उनने तो लिख ही लिया होगा, तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं लेने की। ऐसा नहीं है कि पढ़ाया कुछ अलग है, पीडीएफ में कुछ अलग है और देख कुछ अलग रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पीडीएफ में लिखा है वही आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना और समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विवाह पर। तो विवाह, हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह, विवाह के अंतर्गत सभी आता है। तो विवाह क्या है, विवाह के प्रकार क्या होते हैं, हिंदू विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह क्या है, इस पूरे टॉपिक पर, विवाह के टॉपिक पर 50 क्वेश्चन का कल आपके मॉक टेस्ट होगा। क्लियर? कल संडे है लेकिन तब भी क्लास होगी, और क्लास का टाइम दोपहर 1 बजे का होगा। दोपहर 1 बजे लेक्चर होगा आपका कल दोपहर में, संडे के दिन। और मंडे से याद रखिएगा दोपहर 3 बजे और शाम को 6:30 बजे 50-50 क्वेश्चन के एमसीक्यू सीरीज यानी मॉक टेस्ट बढ़ा दी जाएंगे। अभी तो एक ही मॉक टेस्ट हो रहा था, लेकिन अब 2 मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना फायदा है। और 1 जून से याद रखिएगा, 1 जून से लेकर 20 जून तक यूजीसी नेट का भी हम अलग से मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग तो नहीं देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपका नेट सेट क्लियर है,
बहुत से लोगों का सेट क्लियर है लेकिन अभी नेट के एग्जाम भी देना चाहते हैं फिर से, ठीक है। तो 1 जून से, ठीक है, आपका यूनिट वाइज, क्योंकि वहां पे टॉपिक वाइज पढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, उतना समय होता नहीं है। तो यूनिट वाइज उसमें भी प्रैक्टिस शुरू होगी, मॉक टेस्ट शुरू होंगे, जिसमें पर डे हम 50 से 60 क्वेश्चन हर एक यूनिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और डिस्कशन करेंगे उस पर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये जो टेस्ट पेपर है ये अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर भी और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, तो डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि 50 क्वेश्चन आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलते चले जाएं। बाकी टेस्ट सीरीज तो चली रही है, टेस्ट सीरीज पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे कल दोपहर में, और कल दोपहर 1 बजे हम देखेंगे विवाह वाले टॉपिक पर 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हाँ, बहुत से लोगों का यूट्यूब पर ये कमेंट था कि क्या ये जीडीसी के लिए है, क्या ये जीआईसी के लिए है। भाई, टॉपिक का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर डाला है, लेकिन किसी भी परीक्षा का नाम बदलने से समाजशास्त्र की अवधारणा नहीं चेंज हो जाती है। अगर यहाँ लिखा है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ठीक है, ऋण आपके संस्कार, तो पीएससी में ऐसा नहीं कि 16 संस्कार है और जीडीसी में और जीआईसी में 18 संस्कार हो जाएंगे। तो परीक्षा की हेडिंग देखकर बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ये तो हमारी परीक्षा का नहीं है। अगर आपको इतना एहसास नहीं है कि ये टॉपिक का नाम लिखा है, लेकिन आप फिर भी उसको वीडियो को नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम का नाम नहीं है, तो इसका मतलब है फिर आपकी सब्जेक्ट पे कोई कमांड नहीं है, तैयारी छोड़ दीजिए। अगर लिखा हुआ है सामने परिस्थिति और भूमिका, और फिर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जीआईसी के लिए है क्या, तो इसका मतलब फिर आप नहीं उस लायक नहीं है, टीचर बनने लायक ही नहीं है। फिर आप ये नहीं देख रहे हैं कि परिस्थिति भूमिका के 50 क्वेश्चन हैं, आप एग्जाम देख रहे हैं ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ है, हमारे जीआईसी में कौन काम आएगा। ठीक है, तो ये सोच अगर आपकी है तो इसका मतलब फिर आप टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि फिर आपकी सब्जेक्ट पे कोई कमांड ही नहीं है। आपको ये एहसास ही नहीं है कि परिस्थिति भूमिका बदलती नहीं है सिलेबस के अनुसार। पेपर का लेवल कम ज्यादा हो सकता है, टॉपिक तो वही रहेंगे ना, थिंकर के विचार तो वही रहेंगे, परिभाषाएं तो वही रहेंगी। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।